हार्ट ऑफ द ओशन, एपिसोड 147। आत्मसम्मान की जंग और एक तूफानी मुलाकात। अग्निहोत्री मेंशन, कीर्ति का स्वाभिमान। अग्निहोत्री मेंशन में कीर्ति पूरी तरह तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी और अपने फोन को देख रही थी। उसने आखिरी बार उस मैसेज को पढ़ा और एक लंबी आह भरते हुए अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। जब वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, तभी पीछे से मेनका ने उसे आवाज दी। कीर्ति, तुम इस तरह अचानक कहां जा रही हो? कीर्ति के तेज कदम कुछ पलों के लिए अपनी जगह रुक गए और उसकी आंखों में आंसुओं की धुंध छा गई। उसने पीछे मुड़कर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, बस मां, थोड़ी देर के लिए फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेनका ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने काम को लेकर इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कीर्ति। तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा ये डॉक्टरी का काम पहले भी पसंद नहीं था और अब भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अलग अलग अस्पतालों में जाकर काम ढूंढती फिरो। ये सुनते ही कीर्ति का सब्र जवाब दे गया। वो बुरी तरह चिढ़ गई। उसने घूर कर अपनी मां को देखा और आहत आवाज में बोली, आप आखिर क्या चाहती हैं मां? कि मैं ऐसे ही यहां हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूं और किसी और के पैसे पर ऐश करूं? सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ये सारी सुविधाएं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ये सब मेरे भाई का है। पर मैं एक डॉक्टर वापस बनकर जरूर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफों का सामना क्यों न करना पड़े। ये कहकर वो तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। मेनका ने गुस्से में पैर पटकते हुए खुद से कहा, एक दिन ये लड़की जरूर कुछ ऐसा कर बैठेगी जिससे शायद हमें भी इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। अस्पताल। लेडी ऑफिसर वेदिका राठौर की एंट्री दूसरी तरफ अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में विकी बेड पर आराम कर रहा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसने भारी सिर उठाकर रूखे स्वर में अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और सबसे पहले चमकदार जूतों की एक जोड़ी अंदर दाखिल हुई। उसी के साथ कमरे में एक मीठी और भीनी भीनी खुशबू फैल गई। विक्की ने अपनी आंखें मलते हुए अकुलाकर पूछा, कौन है? सामने से एक रोबीली आवाज आई, हाय, आई एम वेदिका राठौर, आपके खिलाफ एक कंप्लेनेंट आई है। लड़की की रोबीली आवाज सुनते ही विक्की ने सामने देखा। जहां पुलिस यूनिफॉर्म में एक बेहद आकर्षक लड़की खड़ी थी, उसकी सांवली रंगत पर उसकी भूरी आंखें बहुत तेज और तीखी लग रही थीं। विकी बेड पर सीधे बैठने की कोशिश करने लगा, पर अपने एक हाथ में प्लास्टर और पट्टी लगी होने के कारण वो ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। वेदिका ने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर उसे बैठने में मदद की। वेदिका के नाजुक और नरम हाथों का स्पर्श अपने शरीर पर महसूस होते ही विकी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने वेदिका को घूर कर देखा और चिढ़कर कहा, आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहेंगी? वेदिका ने उसे एक अजीब नजर से देखा, पर उसने तुरंत पास रखा स्टूल खींचा और अपना केस रजिस्टर खोलकर उस पर बैठ गई। रजिस्टर पर पेन चलाते हुए उसने कहा, प्लीज आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए। साइड वाले वार्ड में एक लड़की एडमिट है जिसने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि आपने और आपके किसी फ्रेंड ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा है। उसके एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर भी आया है। यह कहते हुए वेदिका की नजर विकी के बंधे हुए हाथ पर गई। उसने वापस अपना सिर नीचे किया और पूछा, देखकर लगता है आपको भी चोट आई है क्या? आपको भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है? तकरार, गुस्सा और एक अचानक चुंबन। ये सुनते ही कि नैना ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, विकी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तेज आवाज में कहा, अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है वो घटिया लड़की मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी? और मैं विकी अग्निहोत्री तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूंगा? भूल जाओ ये सब। अपना ये रजिस्टर उठाओ और जिसने कंप्लेन की है ना,
उसे जाकर समझा दो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विकी गुस्से में बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा था बके जा रहा था। वेदिका ने अपने सामने बैठे इस बिगड़ैल और जिद्दी लड़के को देखा। उसने अपना रजिस्टर धप से बंद किया और शांत पर सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप इसी तरह मिसबिहेव करेंगे तो मुझे आपको अभी हथकड़ी लगाकर थाने ले जाना पड़ेगा। किसी लड़की पर हाथ उठाना एक सीरियस क्राइम होता है, वो भी तब जब आप उस पर कोई सफाई नहीं देना चाहते। बेहतर होगा कि आप मुझे एक सही स्टेटमेंट दें, वरना ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। विकी ने अपने पुराने घमंड से मुस्कुराते हुए वेदिका को देखा और चुनौती देते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम जैसी पुलिस वाली मेरा क्या बिगाड़ सकती है। अब वेदिका के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, विकी के सीने पर दबाकर रखा और उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, जिसकी मुझे निष्पक्ष इंक्वायरी करनी होगी। चुपचाप मेरे साथ कॉर्पोरेट करो, वरना मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी कि वेदिका राठौर क्या चीज है। विकी वेदिका की उन भूरी आंखों में झांक रहा था, जो इस वक्त जुनून और गुस्से से चमक रही थी। विकी को खुद नहीं पता चला कि कब उसका एक हाथ वेदिका की गर्दन के पीछे चला गया। उसने झटके से उसके शरीर को अपनी तरफ खींचा और सीधे उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वेदिका इस अचानक हुए हमले से अपनी जगह पत्थर की तरह जम गई थी और विकी बेपरवाह होकर उसके उन मखमली गुलाबी होंठों के रस में खोने लगा था। सुकून की छांव और एक नई शुरुआत। जंगल वाला घर प्रशांत और आरुषि की पहली हंसी। जंगल वाले उस शांत घर के गार्डन में प्रशांत थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अपने सामने के नजारे को देख रहा था। वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर पानी से भीग चुका था और वो अपने हाथ में पकड़े पाइप के पानी के फ्लो को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आरुषि सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर गार्डन के पौधों में पानी दे रही थी, पर अचानक पाइप में किसी खराबी के कारण पानी का प्रेशर बहुत तेज हो गया और पाइप के भारी वजन से खुद को संभालने के चक्कर में आरुषि सिर से पांव तक पूरी तरह भीग चुकी थी। प्रशांत एकटक आरुषि को देख रहा था। पानी से भीगे उसके कपड़े उसके सुडौल शरीर से चिपक चुके थे। उसकी पीले रंग की कुर्ती और सफेद रंग की लेगी भीगकर उसकी पूरी रंगत और बॉडी कट को शो कर रही थी। सुबह की धूप की चमक में उसके भीगे शरीर पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। प्रशांत अपने इन ख्यालों से तब बाहर आया जब उसने देखा कि 2 बॉडीगार्ड आरुषि की मदद करने के लिए उस तरफ बढ़ रहे थे। ये देखते ही प्रशांत के चेहरे पर गुस्से और पॉजिटिवनेस के भाव आ गए। उसने कड़क और तेज आवाज में कहा, दूर हटो। दोनों गार्ड्स ने घबराकर उस तरफ देखा जहां प्रशांत अपनी आग उगलती आंखों से उन्हीं को घूर रहा था। उसके उस भयानक रूप को देखकर दोनों गार्ड्स सहम गए और तुरंत 2 कदम पीछे हट गए। प्रशांत ने अपने कदम आरुषि की तरफ बढ़ाए और अपना हाथ हवा में उठाकर सभी गार्ड्स को वहां से तुरंत चले जाने का इशारा कर दिया। पूरा गार्डन अब पूरी तरह खाली हो चुका था और वहां सिर्फ आरुषि और प्रशांत खड़े थे। आरुषि अभी भी हाथ में पकड़े उस बलखाते पाइप को संभालने की मशक्कत कर रही थी। प्रशांत उसके सामने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करके खड़ा हो गया और उसे परेशान होता हुआ देखने लगा। इस समय आरुषि का वो चिढ़ा हुआ मासूम चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। आरुषि ने जब देखा कि प्रशांत चुपचाप खड़ा होकर उसका तमाशा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे समझे हाथ में पकड़े पाइप का मुंह प्रशांत की तरफ कर दिया। पाइप का तेज धार पानी सीधे प्रशांत के मुंह और कपड़ों पर पड़ा।
जिससे वो भी तेजी से भीगने लगा। अपने ऊपर ठंडे पानी की अचानक बौछार होते ही प्रशांत ने अपने दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और चिल्लाया, इसे बंद करो आरुषि, ये क्या कर रही हो? आरुषि ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, बहुत मजा आ रहा था ना आपको मुझे परेशान होते हुए देखकर। लीजिए, अब आप भी पानी से खेलिए। प्रशांत पानी के थपेड़ों को अपने हाथों से दूर करते हुए आरुषि के एकदम करीब पहुंचा। उसने झटके से पाइप उसके हाथ से छीना और वापस उसी पर पानी डालने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मैं अकेला क्यों भीगूं, तुम भी भीगो। वो आरुषि पर वापस पानी उड़ेलने लगा। पूरा गार्डन पानी से भर चुका था और दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। तभी अचानक पाइप से पानी आना बंद हो गया। आरुषि ने पानी का खाली पाइप नीचे फेंका और प्रशांत से बचने के लिए वहां से भागने लगी। पर जमीन पर जमा कीचड़ में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने हड़बड़ाहट में प्रशांत का हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। प्रशांत सीधे आरुषि के ऊपर आ गिरा। उसके चेहरे के इतने करीब आकर वो आरुषि के गुलाबी गालों और शर्म से लाल हो चुकी नाक को एक टक निहार में लगा। आरुषि भी श्वास रोके सीधे उसकी आंखों में देख रही थी कुछ पलों तक। एक दूसरे को यूं देखने के बाद दोनों की निगाहें मिली और दोनों खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगे। प्रशांत आरुषि के बगल में घास पर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया। उसकी वो बेबाक और बेपरवाह हंसी उस शांत जंगल में गूंज रही थी। थोड़ी दूरी पर तैनात गार्ड्स उस हंसी को सुनकर हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने कड़क और खूंखार बॉस को इस तरह दिल खोलकर हंसते हुए कभी नहीं देखा था। कांच का महल, श्लोक का बेइंतहा प्यार। दूसरी तरफ कांच के महल के विशाल कमरे में आकांक्षा सुबह की रोशनी में धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। कल रात के बाद उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उसका पूरा शरीर टूट रहा था। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला, बेड साइड पर रखी श्लोक की वाइट कलर की ओवरसाइज शर्ट पहनी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही उसने अपने नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, उसके होंठों से दर्द के मारे एक चीख निकल दी। उसने दर्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहा, तभी किसी की मजबूत बाहों ने पलक झपकते ही उसे हवा में गोदी में उठा लिया। आकांक्षा ने चौंक कर देखा। श्लोक सामने की तरफ देखते हुए उसे अपनी बाहों में संभाले बाथरूम की ओर ले जा रहा था। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर श्लोक के चौड़े सीने पर रखा और धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। श्लोक को आकांक्षा के मुंह से यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने आकांक्षा को ले जाकर बाथ टब के हल्के गर्म पानी में बहुत नजाकत से लेटाया। उसने पानी की गर्माहट से उसे राहत पहुंचानी चाहिए और उसके भीगे सिर को सहलाते हुए पछतावे से कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा आकांक्षा कि मैं क्या करूं। क्या मुझे फिर से तुमसे माफी मांगनी चाहिए? आकांक्षा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, श्लोक का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और चिढ़ाते हुए बोली, आप ना बहुत ज्यादा सोचते हैं डॉक्टर साहब, और अगर आपको मुझसे माफी मांगने का इतना ही मन हो रहा है ना, तो अगले 1 महीने तक मेरे करीब बिल्कुल मत आइएगा। ये कहकर वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। श्लोक ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये सॉरी वर्ड तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। ये कहते हुए श्लोक भी कपड़ों समेत आकांक्षा के साथ बाथटब में आ बैठा। आकांक्षा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और हड़बड़ाकर उस पर पानी फेंकते हुए बोली, अभी के अभी यहां से बाहर निकलिए, वरना मैं अभी अपने लक्ष्य भाई के घर चली जाऊंगी। श्लोक ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, उसके चेहरे पर चिपके गीले बालों को प्यार से कान के पीछे समेटा और उसकी आंखों में देखकर कहा, हमेशा भाई के घर जाने की धमकी देती हो तुम्हें, तो ये कहना चाहिए कि तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी।
क्योंकि ये घर तुम्हारा है आकांक्षा, जहां मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरी इस जिंदगी के साथ साथ मेरी हर एक चीज पर मुझसे भी पहले सिर्फ तुम्हारा हक है। श्लोक की इतनी गहरी और खूबसूरत बातें सुनकर आकांक्षा के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और दमकती हुई मुस्कुराहट खिलाई। उसने हंसते हुए श्लोक की आंखों में देखा और कहा, अच्छा देखते हैं। श्लोक से रहा नहीं गया। उसने तुरंत झुककर आकांक्षा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उनकी ये किस बेहद इंटेंस और डीप थी। काफी देर तक उसके होठों का रस पीने के बाद श्लोक उससे अलग हुआ। वो बाथटब से बाहर निकला, पास रखा बाथरॉब पहना और टब के साइड में बैठकर बहुत ही प्यार से आकांक्षा के बालों को शैम्पू से धोने लगा। आकांक्षा के बाल अच्छे से धोने के बाद श्लोक ने उठते हुए कहा, तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से नए कपड़े मंगवाता हूं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम से बाहर चला गया। आकांक्षा अपने शर्म से लाल हो चुके गुलाबी चेहरे के साथ बंद दरवाजे की तरफ देखती रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते और सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।